नमस्कार, एक और नए वीडियो के साथ आज की इस वीडियो का हमारा विषय है शिक्षा शास्त्र यानी एजुकेशन, जिसमें मैं आपको चैप्टर नंबर 8 बताने वाला हूँ। इस चैप्टर का नाम है महात्मा गांधी। तो ये जो चैप्टर है इसमें क्या बताया गया है, क्या समझाया गया है, महात्मा गांधी ने अपना क्या योगदान दिया है शिक्षा शास्त्र में, ठीक है, वो हम जानने वाले हैं। लेकिन मैं आपको इस चैप्टर का जो है क्वेश्चन आंसर बताऊंगा। क्वेश्चन आंसर से आपका बेनिफिट ये रहेगा कि आप क्वेश्चन आंसर नोट कर लीजिए एग्जाम की तैयारी के लिए, और इस चैप्टर को क्वेश्चन आंसर के माध्यम से समझ पाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन आंसर ही आते हैं एग्जाम में, ना कि हमारा चैप्टर। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जानते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, बेसिक शिक्षा को बुनियादी शिक्षा क्यों कहा जाता है? बेसिक शिक्षा से तात्पर्य प्राथमिक शिक्षा से है, अर्थात छात्रों की प्रारंभिक शिक्षा जिसमें लिखना पढ़ना शब्दों की पहचान आदि सिखाया जाता है, और यह सभी छात्रों की बुनियादी शिक्षा की आवश्यकता होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, गांधी जी के अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ है? गांधी जी के अनुसार शिक्षा का अभिप्राय छात्र की शारीरिक, मानसिक और आत्म में निहित शक्तियों का बाहर प्रकट करने से है। ठीक है। अगला प्रश्न है, गांधी जी शिक्षा के उद्देश्य को प्रमुख रूप से किन भागों में विभाजित किया? तो गांधी जी शिक्षा को इस प्रकार देना चाहते थे जिसके माध्यम से छात्र एक सामाजिक प्राणी बन सके। उन्होंने शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य, तत्कालीन उद्देश्य, शिक्षा सर्वोच्च उद्देश्य बताया। ठीक है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अहिंसा का क्या अर्थ है? तो अहिंसा से तात्पर्य हिंसा न करना, अर्थात प्रत्येक प्राणी दूसरों से द्वेष के भावना ना रखे, यह प्रगतिशील दशा है जिसका अर्थ चेतना रूप से कष्ट भोगना है। मतलब कि कहना है कि दूसरों के सुख को देखकर खुद को घृणा हो जाना या फिर दुखी हो जाना, उस चीज़ को बताया है। तो फिर हम उसके लिए गलत कार्य करते हैं, जैसे कि दूसरा व्यक्ति परेशान हो जाए, तो वही कहलाता है हिंसा। ठीक है। अगला प्रश्न है, 3H की शिक्षा से आशय। तो महात्मा गांधी द्वारा शिक्षा के माध्यम से छात्रों को क्रियाशील और समाज में समझय योग बनाना, इसलिए उन्होंने 3H शिक्षा का प्रतिपादन किया, जिसका अर्थ है हेड, हार्ट और हैंड। हेड माने मस्तिष्क, और हार्ट माने हृदय, और हैंड माने हाथ। तो इन तीन चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया 3H के माध्यम से। अगला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा प्रतिपादित समवाय, जिसको हम ब्रैकेट में बोल सकते हैं सुनिवादित शिक्षण विधि क्या है? तो गांधी जी ने सीखने की प्रक्रिया में विषयों में समन्वय स्थापित करने में विशेष बल दिया। उनके अनुसार तो किसी महत्वपूर्ण हस्तकला के इर्द गिर्द अन्य विषयों को सीखकर उसका अध्यापन करना चाहिए तथा दूसरे भिन्न भिन्न विषयों में पारस्परिक संबंध स्थापित करते हुए उनका अध्यापन करना चाहिए। गांधी जी की बेसिक शिक्षा में बुनियादी हस्तकला और अन्य विषयों के अध्यापन की व्यवस्था है। तो कहने का अर्थ ये है कि ऐसा नहीं है केवल आप जो बेसिक शिक्षा है उसी के बारे में जानें, बल्कि जो आप कर सकते हैं, जो आपकी जो शिक्षा जो है वो शिक्षा, जैसे कि आपकी किसी चीज़ में रुचि है, वो चीज़ आप कर सकते हैं या बना सकते हैं, ठीक है, अपने हाथों से, तो उसी को बोलेंगे हम हस्तकला। तो उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए, जो भी आपकी स्किल्स हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, बेसिक शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। तो पहला है जीविकोपार्जन का उद्देश्य, दूसरा है सांस्कृतिक उद्देश्य, तीसरा है पूर्ण विकसित विकास का उद्देश्य, चौथा है नैतिक तथा चरित्र
विकास आदि, मतलब ये अपने उद्देश्य हो गए हैं। अभी है ये अति लघु जान रहे हैं हम, तो जिसमें हम केवल हेडिंग हमने जानी है। अभी इसके बारे में पूरा हम जानेंगे, ठीक है। अगला है, अब देखिए यहाँ से अपने लघु स्टार्ट हो गए हैं। तो पहला है, महात्मा गांधी ने जीवन के आदर्शों को किस प्रकार बताया। मतलब कि जो महात्मा गांधी के अनुसार क्या था, जीवन दर्शन था, उनके क्या आदर्श थे। तो इनका पहला जो आदर्श था सत्य अहिंसा, तीसरा है निर्भयता, चौथा है सत्याग्रह। तो वन बाई वन हम जानेंगे इनके बारे में। तो शुरुआती में हम जान लेते हैं इनका। महात्मा गांधी ईश्वर की भक्ति में अटल विश्वास रखते थे। उनका मानना था आत्मा परमात्मा का ही अंश है। कोई इसको राम कहता है, कोई अल्लाह, कोई ईश्वर आदि। महात्मा गांधी के जीवन दर्शन में चार आधार हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने पहले आपको बता दिए हैं। तो इसमें एक अच्छी बात कही गई है कि धर्म के नाम पर जो अलग अलग विखंडन हो रहा है लोगों में, तो इसमें ये बताया गया है कि ईश्वर जो भी है, जो भी अपना आत्मा परमात्मा है, वो एक ही है, ठीक है। अलग अलग जो है लोगों ने बांटे हुए हैं। ईश्वर गॉड भगवान एक ही है, ठीक है। तो पे पहले है हेडिंग है सत्य। गांधी जी के अनुसार जीवन का अंतिम लक्ष्य ईश्वर को प्राप्त करना, जिनका मात्र साधन सत्य, क्योंकि ईश्वर और सत्य एक ही है। अगर आप सत्य की राह पर चलेंगे तो समझ लीजिए ईश्वर की राह पर आप चल रहे हैं, ठीक है। ईश्वर और सत्य को एक ही माना है इन्होंने। दूसरा है अहिंसा। गांधी जी का विश्वास था कि सत्य का पालन केवल अहिंसा के द्वारा ही संभव है, क्योंकि इसके द्वारा प्राणियों दोष की भावना समाप्त हो जाती है। मतलब कि जो किसी को हानि पहुंचाता है वो नहीं पहुंचाएगा व्यक्ति, ठीक है, अगर इस मार्ग पर चलता है अहिंसा के। तीसरा है निर्भयता। गांधी जी ने कहा है जो सत्य मार्ग पर चलता और अहिंसा का पालन करता है उसे कभी भी भय नहीं होता। जैसे बीमारी का भय, मृत्यु का भय है। तो आपको जैसे पता है कि एक ना एक दिन तो सभी को मृत्यु होनी है, सभी की, ठीक है। तो आपको कभी ना कभी इसका भय जरूर होता होगा, ठीक है। तो इसका भय आपको नहीं होगा, ठीक है। अगला हमारी हेडिंग है सत्याग्रह। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह से तात्पर्य ऐसी विचारधारा से जिसमें सत्य के मार्ग पर अड़िग होकर, मतलब कि एक कठोरता से उसकी मार्ग पर चलना, ठीक है, सत्य के मार्ग पर चलना। विरोधियों को बिना कष्ट पहुंचाए अपनी बात को मनमाने से है। इस प्रक्रिया में अपने आप को कष्ट देकर सत्य का समर्थन करने से है। चाहे फिर आप कुछ कष्ट में आ जाएं, लेकिन आपको कठोरता से इसका पालन करना है, ठीक है। ये चीज़ बताई है गांधी जी ने अपने अनुसार। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी के शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या है। तो अभी हमने अति लघु में जाना था तत्कालीन शिक्षा तत्कालीन उद्देश्य, दूसरा है सर्वोच्च उद्देश्य। तो सबसे पहले हम जानने वाले हैं, जो हेडिंगें हमने पढ़ी हुई थी, जीविकोपार्जन का उद्देश्य, ठीक है, इसके बारे में हम जान रहे हैं। गांधी जी प्रत्येक बालक को ऐसी शिक्षा देना चाहते थे जो भविष्य में उसकी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा कर सके, जैसे संसाधन, कपड़ा, रोटी, अन्न, ये सब वगैरह। अगला हेडिंग है सांस्कृतिक उद्देश्य। शिक्षा में सांस्कृतिक पक्षों को सम्मिलित करना चाहिए जिससे मानव के व्यवहार पर संस्कृति की छाप पड़ सके। अगला प्रश्न है पूर्व विकास का उद्देश्य। गांधी जी सच्ची शिक्षा उसे मानते थे जिससे बालक में शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक विकास हो सके, ठीक है। अगला हेडिंग है नैतिक एवं चरित्र विकास। गांधी जी सदैव हृदय की संस्कृति अथवा चरित्र निर्माण को प्रथम स्थान देते थे, क्योंकि शिक्षा का मुख्य आधार चरित्र माना गया है। अगर आप किसी के प्रति निर्दय होते हैं तो फिर आपका ये चरित्र
आपकी जो लिखी पढ़ाई है वो आप किसी काम की नहीं रह जाती। अगर आपका चरित्र अच्छा है तो आपकी जो लिखा पढ़ाई है उसका फिर ज़्यादा महत्व हो जाता है। अगली हेडिंग है हमारी मुक्ति का उद्देश्य। गांधी जी का आदर्शता स्वाध्याय द्विमुखी विद्यार्थी है, सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर उच्चतर आध्यात्मिक जीवन जीने की प्रेरणा दी है। जिसको मुक्ति का उद्देश्य मतलब कि जो सांसारिक चीज़ें वस्तुएं हैं उनकी तरफ आकर्षण ना होकर प्रभु के ध्यान में लग जाना। अगला है शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य। गांधी जी के अनुसार सत्य और ईश्वर की प्राप्ति। ठीक है, तो ये हमने अभी जाना है। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी के अनुसार पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। उत्तर में महात्मा गांधी जी का विचार था कि पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो बालक के भौतिक तथा सामाजिक वातावरण के अनुकूल हो, मतलब कि बालक उसको आसानी से समझ सके। ऐसा ना हो कि बालक के मस्तिष्क में वो टॉपिक बैठ ही नहीं रहा है, मतलब कि समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसमें जो कुछ कुछ पॉइंट बताए हैं, जैसे कि पहला है बेसिक क्राफ्ट, दूसरा मातृभाषा, तीसरा है सामाजिक विषय, चौथा है सामान्य विज्ञान, पांचवा है संगीत, छठवां है चित्रकारी। ठीक है, इन विषयों को सम्मिलित किया गया है। चलिए तो इसको हम पढ़ लेते हैं। इन्होंने 5वीं कक्षा तक सह शिक्षा का योजना बनाई, जिसके अंतर्गत बालक एवं बालिकाएं साथ में ही शिक्षा ग्रहण करें। उसमें बालक एवं बालिकाओं के लिए अलग अलग विषयों को प्रमुखता दी। जैसे बालकों के लिए चित्रकारी, गणित, सामान्य ज्ञान, विज्ञान बताया। बालिकाओं के लिए गृह विज्ञान विषयों को मुख्य रूप से बताया गया। महात्मा गांधी जी का मानना था कि शिक्षा का आधार और पाठ्यक्रम में दिया जाए, क्योंकि बालक उसको जल्दी सीख लेता है। ठीक है, तो उन्होंने उन विषयों को सम्मिलित किया है जिसमें बालक और बालिकाओं की रुचि निखर कर आती है बाहर। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी जी के अनुसार शिक्षण पद्धति का वर्णन करें। महात्मा गांधी जी वर्तमान प्रचलित शिक्षा के समर्थक नहीं है। उनका मानना था कि शिक्षा स्थानीय उद्योगों के अनुसार देनी चाहिए, जिसमें भविष्य में वह अपनी आर्थिक ज़रूरतें पूरा कर सके। महात्मा गांधी जी ने निम्न आधार बताए हैं। पहला है महात्मा गांधी का विचार था कि मस्तिष्क की सच्ची शिक्षा शारीरिक अंगों आँख, कान, नाक आदि के उचित प्रत्यक्ष के प्रयोग से प्राप्त कर सकती है, जो हम बायोलॉजी में पढ़ा करते हैं। ठीक है, इन सब के बारे में। दूसरा है बालकों द्वारा किसी क्रिया के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए, जिससे उसे सीखने के अधिक अवसर प्राप्त हों। ठीक है, तो बालकों को क्रिया करके दिखाना चाहिए। जैसे हमने उसमें पढ़ा हुआ केमिस्ट्री फिजिक्स में जैसे क्रिया करते हैं टीचर्स करके दिखाते हैं, तो वो आसानी से समझ में हो जाता है, नहीं प्रैक्टिकल करके दिखाना। तीसरा है जो कार्य बालक स्वयं अपने अनुभव द्वारा करता है, जिसका प्रयोग अपने जीवन में सफलतापूर्वक कर सकता है। ठीक है, चौथा पॉइंट बताया गांधी जी ने शिक्षण पद्धति में श्रवण, मनन और निधि ध्यान द्वारा सीखने को ग्रहण किया। अगर हम इस पॉइंट को सरल भाषा में कहें, सेल्फ स्टडी, शांति भरे स्थान पर हम सेल्फ स्टडी करें। ठीक है, तो अधिक से अधिक हम जानकारी सीख सकते हैं किताबों के माध्यम से। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षक गुणों का वर्णन करें। महात्मा गांधी
ने अपनी शिक्षा योजना में शिक्षक को एक शासक नहीं बल्कि बालकों का मित्र, पथ प्रदर्शक तथा सहायक के रूप में माना है। उन्होंने सामान्य विद्यालयों में भिन्न भिन्न बुनियादी विद्यालयों के शिक्षकों में भिन्न भिन्न प्रकार के विशेष गुणों, क्षमताओं एवं विशेषताओं का होना आवश्यक माना है। तो एक शिक्षकों में क्या क्या गुण होना चाहिए कि वह एक अच्छे बालक को आदर्शवादी बना सके। ठीक है, तो क्या क्या गुण होना चाहिए। पहला है चरित्रवान, क्षमताशील, मृदुभाषी, मिलनसार, कर्तव्य रापण, विनोद प्रिय, स्फूर्तिवान, परिश्रमी एवं संपामी। तो ये सब गुण होना चाहिए। दूसरा है शिक्षक को प्रभावशाली बनाने का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए कि एक बालक को कैसे प्रभावशाली बनाया जा सके। तीसरा है बालकों की संवेगात्मक विशेषताएं, आवश्यकताएं एवं अभिरुचि आदि का पूर्ण ज्ञान, मतलब कि इसमें बालकों की रुचि के बारे में जानकर शिक्षकों को उसी के बारे में अच्छी तरीक़ा से जानकारी देना चाहिए। जैसे कि किसी बालक की रुचि विज्ञान में है तो उसको विज्ञान के बारे में अच्छे प्रकार से जानकारी देना। अगला है बालकों का सदैव ध्यान रखना चाहिए। पांचवा है बालकों का अनसोची नहीं करना चाहिए, मतलब बालकों की हर एक बात पर हमें ध्यान देना चाहिए। छठवां है बालकों से नम्र व्यवहार करना तथा अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, एक अच्छे व्यवहार से बालक को आकर्षित करना एक अच्छे अध्ययन की ओर, मतलब कि वह और अच्छी तरीके से पढ़ाई करे ताकि वह अपने जीवन में प्रगति कर सके। अगला पॉइंट है बालकों के मनोभावों के प्रति क्रियाशील। जो बालक के मन में जो डाउट रह गए हैं उसको क्लियर कर देना। आठवां है बालकों का विश्वास पात्र, मतलब बालकों का एक विश्वास पात्र होना चाहिए, ना कि उनके प्रति घृणा करना चाहिए या ईर्ष्या करना चाहिए। कई ऐसी भावनाएं हो जाती हैं। नौवां है बालकों की समस्याओं को समझने का प्रयास। जो भी उनकी समस्याएं हैं उनको समझना चाहिए, फिर उनका डाउट क्लियर करना चाहिए। ठीक है। 10वां है छात्रों के लिए एक प्रकाश स्तंभ। तो ये सब सारी चीज़ें बताई गई हैं इस पाठ में। तो मैंने आपको क्वेश्चन आंसर के माध्यम से इसलिए बताया है इस पाठ के बारे में क्योंकि आपके दो काम हो जाएंगे। पहला, आपका जो चैप्टर है अच्छी तरीके से इसमें रीड हो गया है। दूसरा, आपके नोट्स बन गए हैं जो भी आपको एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। ठीक है, तो ये अपने प्रश्नोत्तर हो गए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में।